हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। और बच्चों, पढ़ाई के साथ में स्वास्थ्य पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में लगभग कहता हूँ, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो देखो, आज हम बात करेंगे कि ये क्लास 11 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इसके कुछ एमसीक्यू को लेकर के। बच्चों, किसी भी चैप्टर का एमसीक्यू करते हैं तो अगर हम एमसीक्यू करते हैं तो होता क्या है कि कंसेप्चुअल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अब हमें पता है कि जो चैप्टर 1 सेट दे रखा है उसमें कितना कंसेप्ट भरा हुआ है। माना कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, वो डिलीट कर दिया गया, बट आफ्टर दैट देयर इज ए सो मेनी concepts. What is set, how they are represented, null set, universal set, complement of the set, applications of that sets, union, intersection, difference, whatever else, है ना। तो बहुत सारे, और सबसे बड़ा वो इंटरवल्स, वो भी तो एक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स का सबसेट। तो बच्चों, ये सब जो है वो कंसेप्ट अगर नहीं मालूम है तो कोई सा भी एक बहुत छोटा सा एमसीक्यू आपसे नहीं होगा। तो कंसेप्ट आना आपको बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको कंसेप्ट सीखना है, नहीं मालूम है, तो एक इस वीडियो में इतना सब कुछ नहीं बताया जा सकता। तो उसके लिए कई एक वीडियो मैंने इस सेट चैप्टर पे डाल रखी हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ देखें पहले उसको, और तब देखें इसका क्या कि ये एमसीक्यू किस टाइप से होंगे। तो मैं कुछ एमसीक्यू लिखूंगा और फिर उनको क्या करूंगा कि सिंप्लीफाई करूंगा। तो हमने मान लिया कि एक क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेट A is equal to 14, 21, 14, 21, 28, 35, 42, इस तरीके से ये लिखा हुआ है 98 in a set Wheeler form is set Wheeler form is A is equal to, हमें गिवन है कि A is equal to x is such that x is equal to 7n, n belongs to n, और आगे दे रखा है कि एंड 1 से बड़ी बराबर n की वैल्यू और 15। बी मुझे क्या दे रखा है कि a इज इक्वल टू, तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर तो छोटा ही होगा, लेकिन क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो बड़ा है। एंड क्या लिखा है कि 2n और 14। ठीक है, ऐसा हमारी पहले वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उनसे हो सकता है थोड़ा सा सेवन ये चेंज हो। n belongs to the natural number and 3 is less than n with 13। इसी तरीके से डी मेंशन है कि a is equal to x is such that x 7n, यहाँ पर 7n है, और n belongs to the n and 4, और यहाँ दे रखा है हमारा 12। ये ऑप्शन हमें बच्चों गिवन है। तो हमें पता है व्हाट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में वी राइट ओनली द कैरेक्टरिस्टिक और द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन सेट। तो ये कह रहा है कि अगर ये रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है 14, 21, 28, 20, तो क्या दिख रहा है कि 7 2 जा 14, 21, 7 4 जा 28। तो इस तरीके से ये 7 के मल्टीपल है ना। 7 के मल्टीपल है, कहाँ तक जाएंगे? 98 तक जाएंगे, और कहाँ से शुरू होंगे? 14 से शुरू होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है n की वैल्यू 1 के बराबर भी लिखा हुआ है। बस यही बात, ये जो लिखा हुआ है यही गलत होगा। अगर ये 1 ऐसा लिखा होता है n,
और ऐसा लिखा होता है, अच्छा 15 भी नहीं होगा, अगर ऐसा होता मतलब ये भी यहाँ पर नहीं होता तो ये सही हो जाता, तो इसका मतलब ये गलत होगा। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 78 आएगा, यहाँ 98 है, यहाँ 12 है तो 84 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं, 13 को 7 से करोगे तो 91 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन सही होगा। 7 यहाँ पे पुट किया, 7 2 जा 14, और कहाँ तक गया 14 तक, से 14 7 जा कितना होता है 98, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसको लिखने में टाइम लगा, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। तो लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। देखो बच्चों, और लिखा हमने कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो मैं किसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको और किसी क्वेश्चन का आंसर आपके लिए छोड़ दूंगा। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x सच दैट क्या दे रखा है कि 4x प्लस 9 इज लेस देन 50 इन ए रोस्टर फॉर्म, इस क्या दे रखा है ये कि 1 2 4 6 8 10, तो ये, और बी में हमें क्या दे रखा है, ऑड नंबर दे रखे 1 3 5 7 9। ठीक है, सी में हमें क्या दे रखा है कि 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये चलता रहा और 10 तक, और डी में लिखा नन ऑफ दीज लिखा। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x सच दैट, तो ये 4x प्लस 9 इज लेस देन 50, मतलब x की ऐसी वैल्यू डालनी है, ये 9 है इसमें, हाँ 9 है, कि उसको 9 से अगर प्लस कर दो तो 50 से कम आना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये अगर मैं 10 यहाँ पे डाल देता हूँ तो 40 हो गया। ठीक है, और 40 हो गया, और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, हालांकि ये सारे नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं 10 यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो 40 हो गया, और 9 49 हो गया, तो ये इससे कम हो गया, तो ये सही दिखाई दे रहा है। लेकिन और भी चेक करते हैं, अगर 1 यहाँ पे डाला तो 4 हो गया। ठीक है, और 4 प्लस 1 9 हो गया, तो इस है, तो ये भी एक तरीके से सही, भाई 1 वैल्यू करेक्ट है, 9 मैंने डाल दिया, 9 36 हो गया 45, तो वो भी तो यहाँ पे कंसीडरेबल है, ये नहीं कंसीडरेबल है ना। और ये भी ऐसा नहीं है कि 1 2 3 1 वैल्यू डाली तो 4 प्लस 9 13 हुआ, 10 डाला 40 प्लस 9, तो हमारा क्या बन जाएगा कि ये लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक दे रखा है, 10 तक दे रखा है। तो अच्छा, इसमें 9 नहीं दे रखा, तो ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा करेक्ट है उसके कंपैरिजन में। तो क्या होगा कि इसका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, pause the video and copy it, then let us see some more question related to this topic. Question number 3. ये हमने लिखा कि क्वेश्चन 3 कि राइट the x is such that x belongs to the real number minus 5x less than equal to 6 as interval then the length of the intervals इंटरवल होगा, इंटरवल्स में होगा। ठीक है, ए 9 है, बी 10 है, सी 11 दे रखा है, और डी 12 है। एक्स इज सच दैट एक्स, तो बच्चों देखो ये क्या पूछ रहा है, इंटरवल देन द लेंथ ऑफ द इंटरवल।
लेंथ ऑफ द इंटरवल मतलब -5 से बड़ी वैल्यू, -5 से बड़ी वैल्यू 4 हो जाएगी, -3 हो जाएगी, -2, -1 और 0 कहाँ तक जाएगा 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6 तक जाए। काउंट कर लो इनको, ये कितने हो गए, और यहाँ तक 5 हो गए और 6 ये, तो 6 5 11 हो गए, यानी ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे देखते हैं अभी। तो ये चैप्टर बेसिकली वैसे तो इजी है, बस ये है कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। अगर अब ये इंटरवल से रिलेटेड है, इंटरवल से रिलेटेड है तो इंटरवल आपको मालूम होना चाहिए कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। अगर ये बात नहीं मालूम होगी तो आप नहीं कर पाएंगे फिर इसको। तो इसलिए इंटरवल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि एक मैंने ये क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर शायद 4 है ये, कि इफ ए एंड बी, ये बी है, आर टू सेट्स, दो सेट्स हैं, देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए ऑप्शन में क्या दे रखा ए, बी ऑप्शन में क्या दे रखा बी, सी ऑप्शन में क्या दे रखा 5 और डी ऑप्शन में ए इंटरसेक्शन बी दे रखा। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये किसके इक्वल होगा, ए बी हमारे पास दो सेट्स हैं। तो अब आप देखो कि ए यूनियन बी क्या होता है कि वो एलिमेंट्स जो कि आइदर ए को बिलोंग करते हैं या फिर वो बी को बिलोंग करते हैं, तो वो ए यूनियन बी में आया करते हैं। ठीक है ना, तो ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे। ठीक है, मान लो कि ए में एलिमेंट 1 2 3 दे रखे और बी में एलिमेंट दे रखे हमारे क्या कि ए बी सी, तो 1 2 3 ए बी और सी ये एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। अब कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ऐसे दे रखा है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए और फिर इंटरसेक्शन, इसके साथ में कौन से एलिमेंट्स कॉमन होंगे, वही हमारा इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है, उसको और आगे नहीं लेकर के जाएंगे। और देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चन। अगर मैंने लिखा बच्चों कि ये इस टाइप से लिखा हुआ है यहाँ पर कि a इज इक्वल टू एक्स बाई such that x square plus y square is equal to 25 and b is equal to x by और x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर is equal to 144, then a intersection b contains a 1 point, B में 3 पॉइंट, ठीक है, C में क्या है 2 पॉइंट और D में दे रखा है 4 पॉइंट। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो बच्चों देखो क्या है कि ये वैसे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लास 11th में इस जगह पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ ए सर्किल है और ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। और अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है और दूसरी एलिप्स की इक्वेशन है, तो अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करें तो ये एक सर्कल बन गया। और इसका सर्किल की जो इक्वेशन है, ओरिजिन से इसका सेंटर पास हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5 और 0 हो गया। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, तो इसको अगर मैं लिखूं एक्स का स्क्वायर 144 प्लस 9 वाई स्क्वायर अपान में 144
इज इक्वल टू 1, ये किसके इक्वल हो गया, 16 के इक्वल हो गया। तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 16 हो गया। ओके, तो अब ये ग्रेटर है इससे, तो इसका मतलब क्या है कि ये सर्किल जो होगा वो हमारा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो इसमें अगर हम देखें 1 2 3 4 4 पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहे हैं ना, दोनों में कॉमन आ रहे हैं ना। तो अगर ये दोनों में कॉमन आ रहे हैं तो क्या होगा कि इसमें ऑप्शन ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो बच्चों हमारा काम ये कि अब जैसे डे मॉर्गन्स लॉ है, तो आप उसका वेन डायग्राम बनाना आना ही चाहिए आपको। जैसे डे मॉर्गन्स लॉ है, डे मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी और उसका डैश एक तो होता है, और ए इंटरसेक्शन बी इसका डैश। अब ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये किसके बराबर है, और फिर इसका वेन डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, हो सकता है कि एमसीक्यू में इसका वेन डायग्राम दे रखा हो सकता है किसी और का दे रखा हो, आपसे पूछे कि करेक्ट कौन सा है। इसका क्या होगा कि ए यूनियन बी और फिर हमारा किसका डैश लगा लूँ, अगर अंदर बाहर की तरफ डैश है तो अंदर की तरफ डैश आ जाएगा, ए डैश और ये बी डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनके वेन डायग्राम क्या है कि हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, बहुत बार बताए हैं, तो आपको क्लियर होने चाहिए। अब बच्चों देखो एक फार्मूला आपको बताया था कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है कि एन ए प्लस एन बी, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही 3 के लिए बताया था कि क्या, और बताया था कि आपको किस तरीके से ये ए है ये बी है। ठीक है, ये हमारा क्या है कि ए माइनस बी है, और ये क्या हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी है, ये किसके बराबर है, बी माइनस ए के बराबर है। ठीक है, तो ये मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ये लिख सकता हूँ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपको, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक, अगर सपोज करो कि मुझे किसी वेन डायग्राम में क्या दे रखा है कि ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये पूछा जा रहा है। अगर ये पूछा जा रहा है तो मेरा कि ये किसके बराबर होगा, ये एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये होगा। तो ये तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए और कुछ उनका डिस्क्रिप्शन दिया कि इस टाइप का हो सकता है। कभी भी पेपर हो तो आपको इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि चैप्टर 2 से एक आध एमसीक्यू, और तब ये वीडियो कंप्लीट हो पाएगी। तो एमसीक्यू चाहे जितना कर लो, लेकिन क्या है कि वो कम ही रहता है। तो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज अगर है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ कम करनी पड़े, आपका कॉन्फिडेंस हो कि कैसा भी होगा मैं कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने लिख लिया कि क्वेश्चन नंबर ये क्या 6 या 7 है कि इफ ए क्रॉस बी। इस चैप्टर में क्या था, सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर, फिर उसके बाद रिलेशन में क्या था, डोमेन में क्या था, कोडोमेन रेंज था। ठीक है, तो इस तरीके से था। फिर फंक्शन था, उसका डोमेन, उसका रेंज, उसका अलजेब्रा, उसकी प्रॉपर्टी। तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि भाई जैसे रिलेशन है कि रिलेशन, दो रिलेशन इक्वल है या नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने हो सकते हैं, क्या फार्मूला है उसका, एक तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है कि किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाएगा, तो उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मुझे दे रखा है कि A1 B3 और A3 फिर B1, और यहाँ पर गिवन है A2 फिर B2, इस तरीके से दे रखा है। देन A एंड B, देन
ए एंड बी एज। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बराबर दे रखा है कि 132, बी बराबर मुझे क्या दे रखा है ए बी, बी इज इक्वल टू मुझे दे रखा है A12, ठीक है, और बी इज इक्वल टू दे रखा है B3, फिर सी इज इक्वल टू दे रखा है कि ए बी, और बी इज इक्वल टू इसमें हमें क्या गिवन है कि बी इज इक्वल टू 1 2 3, और बी में हमें दे रखा है कि ए इज इक्वल टू ए बी और 1, और बी में दे रखा है मुझे ए बी 2 3। तो अब आप देखें कर भाई हमका ये ऑर्डर पेयर लिखे हुए कि रिलेशन क्यों किसी के भी हो, उसे हमें नहीं दिया, ए क्रॉस बी के भी रखे, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे भाई, सेट ए में ए और बी है, ए और बी है, ए और बी है, तो सेट ए में हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और बी आ जाएगा। ऐसा कहीं है यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ए बी और 1 भी है, 1 है क्या, 1 नहीं है, तो मेरा मुझे बहुत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, बी में 1 आ गया, 3 है, 3 आ गया, और 1 यहाँ पर है तो 1 आ गया, ठीक है, नहीं 1 यहाँ पर भी था, 2 है ये, तो ये 2 भी आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फॉर द वीडियो एंड कॉपी दैट देन सी द some more questions. देखो भाई, हमने एक क्वेश्चन लिखा कि द डोमेन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसमें कंडीशन दे रखी ए इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन नंबर 8, और इसका ऑप्शन यहाँ पे लिखा कि ए माइनस ए 0, और बी लिखा हुआ है कि माइनस ए और ए, और सी लिखा हुआ है क्या कि नहीं, मतलब ये ब्रैकेट नहीं, ये गलत लगा हुआ, ये ब्रैकेट है और यहाँ पर ये ब्रैकेट है इस तरीके से, और यहाँ पर ब्रैकेट है मेरा कि 0 और ए इस तरीके से, और डी है माइनस ए 5, ठीक है। तो देखो ये जो जब भी हमें ऐसा रूट में दे रखा है तो मुझे क्या कह रहा है, डोमेन पूछ रहा है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, पहली बात तो बच्चों आप एक बात देखो, ए इज ग्रेटर देन 0 इसमें दे रखा है, ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, और ये ए जो है ना 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और फंक्शन नॉट डिफाइंड यहीं पर हो जाएगा, एक रियल फंक्शन नहीं होगा, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि सिर्फ सारे रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखो अब ये बात किया, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन में मैं क्या लिख दूंगा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए आ जाएगा, ठीक। लेकिन इसने मेरे से कहा कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए कि डोमेन चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे ये इक्वल का साइन नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर माइनस ए हो जाएगा और ए हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरा क्या, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर ये रेंज की बात करता, डोमेन पूछा तो इसका आंसर ये होगा, लेकिन अगर ये रेंज जब से पूछता तो बच्चों ये ऑप्शन नहीं करेक्ट होता, फिर हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होता जा करके। क्यों ऑप्शन करेक्ट ये होता जा करके, क्योंकि इसकी कंडीशन है कि हम बाई एक्सिस पे फाइंड आउट करते, ठीक है। हमारी बुक में जैसे ऐसे क्वेश्चन लिखा है ना 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो डोमेन क्या हो गया, इस तरीके से लिख लिया, ठीक। लेकिन रेंज आप देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बताते हैं कि 0 से 0 और बाई और क्या आ गया 3 आ गया, इस तरीके से रेंज ऑफ द फंक्शन।
तो रेंज इज द बिलो बाई, तो हम इसके बराबर क्या लिखते हैं, बाई बराबर लिखते हैं, फिर उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके रेंज अगर निकालते तो इसकी ये रेंज आती है। ओके, तो अब जैसे ये सपोज करो कि क्वेश्चन ये लिख लिया हमने, पॉज द वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि डोमेन कैसे किसी फंक्शन का फाइंड आउट करते हैं। सपोज कर लो कि मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 9 कि डोमेन ऑफ द फंक्शन मुझे फाइंड आउट करना है, और फंक्शन मुझे गिवन है क्या कि 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स, ऐसे दे रखा है, ठीक है। अगर ये ऐसे दे रखा है तो इसका डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, आपको सिर्फ क्या बात पता होनी चाहिए कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू इक्वल माइनस एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पर अगर एडजस्ट करके देखोगे तो आप इसका डोमेन निकाल पाओगे, अदरवाइज इसका डोमेन आपसे नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर मैं माइनस एक्स यहाँ पे रख दूंगा तो प्लस का 2x, जबकि कंडीशन क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, यहाँ तो 2x आ गई, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा। अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ पर x है तो x माइनस एक्स तो 1/0 हो जाएगा, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके डोमेन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि कुछ और देखते हैं भाई, इसने लिखा, ढूंढ लेते हैं क्वेश्चन। तो डोमेन और रेंज बच्चों मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमेन और रेंज निकलने को आती है तो आप किस तरीके से उसको करेंगे। यहाँ क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर तीन फंक्शंस दे रखे हैं, नाम उसके इसमें दे रखे हैं कि R1 R2 R3 R1 रिलेशंस हैं, ये फंक्शन नहीं है, 3 रिलेशंस R1 R2 R3। R1 बराबर हमें क्या गिवन है कि 2 1 3 1 4 2, इस तरीके से। R2 बराबर मुझे गिवन है क्या 2 2 2 4 3 3 4 4, एंड R3 इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 और 6 7, इस तरीके से हमें गिवन है। तो ये पूछ रहा है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, ए में R1 एंड R2 आर फंक्शंस, ये दोनों फंक्शंस हैं। बी में R2 एंड R3 आर फंक्शंस, ये फंक्शंस, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है R1 एंड R3 आर फंक्शंस, और डी ऑप्शन में दे रखा है कि ओनली R1 इज ए फंक्शन, R1 फंक्शन, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब भी हमने फंक्शन आपको पढ़ाया था हमने आपको बताया था कि जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे रिलेशंस होते हैं, लेकिन सारे रिलेशंस जो है वो फंक्शन नहीं हो सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड और आपको क्या बताया था कि एक तो ये साइन और दूसरा ये साइन, फंक्शन में कभी ये साइन नहीं हो सकता, ये साइन तो हो सकता है। मतलब क्या हुआ हमारा, मतलब हुआ कि मान लो कि इस तरीके से हमने बना दिया, यहाँ पे लिखा 1 2 3 और यहाँ लिख दिया ABCD। सपोज कर लो कि ये 1 A के साथ भी मैपिंग कर रहा है और ये 1 B के साथ भी मैपिंग कर रहा है। अगर ये ऐसे मैपिंग कर रहा है तो, और ये इसके साथ कर रहा है मैपिंग, ये इसके साथ भी मैपिंग कर रहा है, तो ये कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं फंक्शन हो सकता कि 1 A आ जाएगा
और क्या आ जाएगा, 1b भी आ जाएगा। तो 1 ये दो एलिमेंट्स कॉमन हो गए, तो कभी भी पहले वाला एलिमेंट्स जो है फंक्शन में कॉमन नहीं हुआ करता। तो पहली बात तो ये, तो इसके बेस पे अगर मैं देखूं क्या कि 2 3 4, तो ये तो अभी सही लग रहा है मुझे, फंक्शन लग रहा है। लेकिन 2 2 यहाँ पे लिखा, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा, 1 2 3 4 5 सारी चीज़ हैं और सारे अलग अलग के साथ में मैपिंग भी कर रहे हैं, तो एक यूनिक मैपिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी फंक्शन है। तो अब ये और ये जिसमें लिखा हुआ वही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो R1 एंड R3 आता फंक्शन, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल है कि भाई आपको कर लेना चाहिए कि आप कौन सा फंक्शंस होता है और कौन सा फंक्शंस नहीं होता है, ठीक है ना। और आगे एक क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Pause the video and copy it. देखो ये लिखा हुआ है कि इफ fx इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है कि इफ fx इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस 1x का क्यूब, देन fx इज इक्वल टू fx प्लस f1 बाई x, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, d इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस तरीके से ये दे रखा। तो अब वो आपको कि इसमें क्या है, ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर। देखो fx तो यही है, तो ये तो मैं इसकी जगह पर लिख लूँगा ऐसे ही, x का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब प्लस या 1 बाई एक्स है बच्चे। तो इसमें जो 1 बाई एक्स है ना, ये x है, ठीक है। तो इस x की जगह में ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करूँगा, यानी ये पूरी वैल्यू इस x की जगह पर आ जाएगी, ओके। तो इस x की जगह पर आ जाएगी, फिर मैं उसको सिंप्लीफाई करूँगा, जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या कह रहा हूँ कि 1 में x लिखा हुआ है, तो जहाँ कहीं इसमें तो x ऊपर था तब ये था, इसमें डिनोमिनेटर में x आ गया। तो x जहाँ कहीं पर भी इस फंक्शन में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी इसको मैं इस तरीके से लिख लूँगा कि x का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड जो है वो आपको बताए कि हो सकता है कि भाई अच्छे से क्वेश्चन है मेरी निगाह में, तो आप कभी कोई सा भी कहीं पर भी पेपर दे, हो सकता है कि इनमें से कुछ स्ट्राइक कर जाए। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी पढ़े नहीं, इसलिए हम वहाँ तक गए नहीं, ठीक है ना। तो अगर ये आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल